ये इसकी बहन लोकिंग ही की आवाज़ थी। लियू शिंग अंदाज़ा लगा सकता था कि दरवाजे के बाहर इसका मौजूदा तासुर किया होगा। इसके कमरे के दरवाजे पर एक ठंडक के साथ साथ बेसब्री की झलक भी थी। लोकिंग हमेशा से इसे एक भाई के तौर पर हक़ारत की नज़र से देखती थी। लो जीनग इस साल 18 साल का होने वाला था, लेकिन इसका बिल्ची वैल्यू अभी 0.8 था, जो गुज़िश्ता कुछ दिनों में 0.78 तक गिर गया था। काम्बी पावर इंडेक्स और अमली जंग के क्लास रिजल्ट्स भी मुकम्मल तौर पर ख़राब थे। इसके मजमूई ग्रेड्स नुमायां तौर पर औसत से कम थे, यहाँ तक कि बहा शहर के नंबर 3 मिडिल स्कूल में, जो कि पहले ही एक कमतर इदारा समझा जाता था। ऐसे ग्रेड्स के साथ लो जीनग का कॉलेज एंट्रेंस इम्तिहान का स्कोर अंडर ग्रेजुएट लाइन के लिए भी काफ़ी नहीं होगा। लेकिन लोकिंग मुख्तलिफ थी। वो इस साल सिर्फ 16 साल की हुई थी, लेकिन इसका आखिरी बिल्ची वैल्यू टेस्ट पहले ही 1.0 से तजावुज़ कर चुका था। इसका काम्बीट पावर इंडेक्स 100 से ज़्यादा था और वो अमली जंग में भी बहुत होनहार थी। वो फ़िल हाल बहा शहर के बेहतरीन हाई स्कूल नंबर 1 फारजीएस में पढ़ती है। इस तरह के रुझान के साथ 2 साल में इसके लिए एक बड़ी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल करना मुमकिन होगा। एक जुमले में खुलासा करें तो लोकिंग एक गैर मामूली सलाहियतों वाली मजिजाती बच्ची थी। लो जीनग के मुकाबले में लो शिंग एक आम कूड़े के बराबर था, एक आम भाई और एक मजिजाती बहन का कुलीशा जोड़ा। अगरचे लो खानदान ने मार्शल आर्ट्स की सलाहियतों के फ़र्क की बुनियाद पर एक बच्चे को दूसरे पर तरजीह नहीं दी, लेकिन लो जीनग को लगता था कि यही वजह है कि इस और लोकिंग के दरमियान हमेशा ख़राब ताल्लुकात रहे। शायद लोकिंग के दिल में अगर उसके आम भाई का बोझ ना होता तो वो ख़ानदान के तमाम वसाइल अपने लिए हासिल कर सकती थी और अब तक एक और बड़ी सतह तक पहुंच चुकी होती। ठीक है, अभी आता हूँ, लो जीनग ने जवाब दिया और दरवाजे पर दस्तक फ़ौरन बंद हो गई। इस लम्हे लो शीन को होश आया और इसे एहसास हुआ कि इसने अभी एक और डरावना ख्वाब देखा था। लेकिन माजी के बरक्स इस बार ख्वाब के बाद लो शीन को कहीं भी किसी किस्म की तकलीफ का एहसास नहीं हुआ, बल्कि इसकी जिस्मानी हालत गैर मुतवक्के तौर पर अच्छी थी। थकावट का एहसास नहीं, नींद का एहसास नहीं। मेरे पूरे जिस्म में तवानाई भरी हुई महसूस हो रही है। लो शीन थोड़ा हैरान हुआ। इसने ख्वाब में जो कुछ भी तजर्बा किया था इसे याद करने की कोशिश की। चंद लम्हों बाद लो जीनग हैरान रह गया। वो तमाम यादें जो मैंने ज़ुम्बीज़ से हासिल की थीं, मैं अब भी उन सब को वाज़े तौर पर याद रखता हूँ। मैंने जो मुताद्दिद जंगजू महारतें विरासत में हासिल की हैं, वो सब अभी मेरे पट्टों की याददाश्त में गहराई तक पैवस्त है, यहाँ तक कि लोशीन ने हुआ में अपनी मुट्ठी हिलाई। मेरी ताकत भी बढ़ी हुई महसूस होती है। ये ख़ास तौर पर नाकाबिल यकीन था। ये ज़हन में रखना चाहिए कि ताकत ची से निकलती है। जिस्मानी ताकत में इजाफा लाजमी तौर पर ची में इजाफे का नतीजा होगा। अगर लोशीन को लगता है कि इसकी ताकत बढ़ गई है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि इसका बिल्ची वैल्यू भी बढ़ गया है? बिल्ची वैल्यू ख्वाबों के जरिए इस तरह बढ़ाया जा सकता है। नाकाबिल यकीन, लो जीनग इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, शक करते हुए कि ये सब इसके अपने वहम है। फितरी तौर पर यह तस्दीक करने का सबसे बड़ा रास्त तरीका यह होगा कि वो एक मुकम्मल जिस्मानी टेस्ट करे। पहले खाना खाते हैं, फिर मैं किसी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर जाकर उसका टेस्ट करूंगा। लोशीन ने जल्दी से अपने जोश को काबू किया, थोड़ा साफ किया और फिर अपने कमरे से बाहर चला गया। अपनी 2 जिंदगियों में वाहिद चीज़ जो लोशीन को अपने हम उम्र लोगों से बेहतर बनाती थी, वो शायद इसका पुरसुकून और मुस्तहकम ज़हन था। लो जीनग ने अपना सर झुकाकर चावलों को मुंह में डाला जैसे वो कई दिनों से भूखा हो। जब इसने खाली प्याला उठाया और अपनी माडर जांग यूफिन से एक और प्याला मांगा, तो इसने अचानक महसूस किया कि खाने की मेज़ पर मौजूद 3 अफराद इसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। सिर्फ तब ही लो जीनग को एहसास हुआ कि आज इसने जो खाना खाया है वो वाकई ज़्यादा लग रहा है। छोड़ो मैं पीप हूँ। लो जीनग ने थोड़ी देर हिचकिचाहट महसूस की और प्याला वापस लेने ही वाला था, लेकिन इसके वालिद लो दहाई ने इसे छीन लिया। क्या मतलब है? घर में भूखा कैसे रह सकते हो? बीवी बरा करम जाकर एक और बर्तन चावल पकाओ और 2 मज़ीद डिशें तैयार करो। ईमा जांग यूफिन ने सर हिलाया और फिर खड़ी होकर चली गई। लो दहाई काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। लो शीन को मुस्कुराते हुए देखते हुए बोले, लड़के अक्सर इसी तरह होते हैं जब वो बढ़ रहे होते हैं। वो कभी पीप महसूस नहीं करते, चाहे वो कितना ही खा ले। मैं कल जाकर कुछ गोलियां खरीदूंगा। तरक्की का दौर बिल्ची वैल्यू बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। इसे ज़ाय मत करो। और लो जीनग ने सर हिलाया। कितना बढ़ाया जा सकता है? वो जल्द ही 18 साल का हो जाएगा। इसके पास लोकिंग ने अपने मुंह में एक टुकड़ा भौने हुए गोश्त का डाला चबाते हुए हकारत आमेज आवाज़ निकाली। लो दहाई ने इसे घूरा और कहा, अपने भाई को मायूस करना बंद करो। थोड़ा सा भी बढ़ाना एक अच्छी बात है। जो लोग वुहान यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट डिग्री और जूनियर कॉलेज डिग्री के साथ ग्रेजुएट होते हैं, उनके साथ मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ सलूक किया जाता है। लोकिंग ने अपने होंठ बनी लेकिन कुछ नहीं कहा। लो जीनग खामोश रहा। सच कहूं तो आज शाम इसने जो खाना खाया था वो खुद उसके लिए भी हैरत अंगेज था। इसने 7 प्याले चावल खा लिए थे और अभी पीप महसूस नहीं हो रहा था। ज़हन में रखें कि लोकिंग आमतौर पर सिर्फ 5 प्याले चावल खाती है। इसका बिल्ची वैल्यू लो जीनग से पूरे 0.2 ज़्यादा था और वो लो जीनग से दुगना ज़्यादा खाती थी।
शायद बिल ची वैल्यू वाकई बढ़ गया है और ये सिर्फ मेरा वहम नहीं है, लो जीनग ने अपने जहन में खुफिया तौर पर सोचा। माँ जांग यूफिन ने जल्दी से 2 मजीद गोश्त की डिशें तैयार की और पेश की। लो जीनग ने 2 और प्याले चावल खाए, फिर अपने खानदान को जल्दी से अलविदा कहा और सीधा दरवाजे की तरफ चल दिया। वो अपने मौजूदा अक़दार का हर लिहाज से टेस्ट करने के लिए बेचैन था। हवनचुवान मार्शल आर्ट्स हाल। लो जीनग अपने फ़ोन की नेविगेशन के मुताबिक अपनी मंजिल पर पहुंचा। अपने घर के करीब तरीन मार्शल आर्ट्स हाल के सामने रुक गया। मार्शल आर्ट्स हाल बहुत बड़ा नहीं था, यहाँ तक कि इसकी सजावट भी कुछ खास नहीं थी। ये सिर्फ एक आम प्राइवेट मार्शल आर्ट्स हाल था। इस मार्शल आर्ट्स हाल के मालिक नी हवनचुवान एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट थे जो रिवायती मुट्ठी की तकनीकों में महारत रखते थे, और वो बहा शहर की 23 सालाना मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस में टॉप 10 में भी शामिल थे। मार्शल आर्ट्स हाल के दरवाजे पर दाखिले का इश्तिहार लगा हुआ था, जिस पर लोजीनग की नज़र पड़ी। इश्तिहार पर लिखे गए अल्फाज लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट ने लोशीन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। ग्लोबल मार्शल यूनियन के जारी करदा मेयारात के मुताबिक एक मार्शल आर्टिस्ट जिसका बिल ची वैल्यू 200 से ज़्यादा और कॉम्बैट पावर इंडेक्स 1 लाख से ज़्यादा हो, वो लेवल 4 के तौर पर क्वालिफाई करेगा। इसका बिल ची वैल्यू मेरा 200 गन्ना है, जबकि कॉम्बैट पावर इंडेक्स मेरा 100 गन्ना है। लोशीन ने अपने सर में नी हवनचुवान के साथ अपना मवाजना किया और एक बड़ा चढ़ा नतीजा निकाला। जैसे जैसे मार्शल आर्ट्स लेवल बढ़ता है, अगले लेवल तक पहुंचने की मुश्किल भी बढ़ जाती है। लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट यहाँ तक कि पूरे बहा शहर में एक मुअज़्ज़ज़ हैसियत रखने वाले माहिरीन के ग्रुप के तौर पर जाने जाते हैं। लिहाजा ये मार्शल आर्ट्स हाल एक तवील वर्सा रखता नजर आता था, लेकिन लोजीनग का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो दाखिले के इश्तिहार पर लिखी फीस भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आम खानदानों के मार्शल आर्ट्स तलबा पहले ही रोज़ाना की मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस के लिए दरकार सप्लीमेंट्स को बमुश्किल बरकरार रख पाते हैं। चाजाई के इजाफी क्लासों में दाखिला लेकर अपने कॉम्बैट लेवल को बेहतर बनाने के लिए मुट्ठी की तकनीकें सीखी। ये सिर्फ अमीर खानदानों के बच्चों का इस्तेहकाक है। आम खानदानों के बच्चों के लिए कदम बा कदम बुनियाद रखना और अपने बिल ची वैल्यू को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना काफ़ी होगा। अगर लोग किंग मांगे तो खानदान शायद इसे पैसे दे दे। मैं भूल गया। वैसे भी चूंकि मैं ख्वाबों में ज़ुम्बीज़ से यादें और मार्शल आर्ट्स जज्ब कर सकता हूँ, मुझे वाकई ऐसी तरबियत की ज़रूरत नहीं है। लोशीन ने सोचा और हवनचुवान मार्शल आर्ट्स हाल में दाखिल हो गया। मार्शल आर्ट्स स्कूल के फ्रंट डोर पर एक रसिपिशन डेस्क था। रसिपिशनिस्ट तकरीबन 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। लोशीन को देखते ही लड़की ने फ़ौरन एक पेशावराना मुस्कुराहट लगाई और उसका इस्तकबाल किया। क्या ये तालिब इल्म हमारे मार्शल आर्ट्स हाल की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग क्लासों में दाखिला लेने आया है? लोजीनग ने सर हिलाया। नहीं, मैं अपने बिल ची वैल्यू और कॉम्बैट पावर इंडेक्स का टेस्ट कराने आया हूँ। आमतौर पर मार्शल आर्ट्स हाल्स ऐसी तशख़ीसी खिदमात फराहम करते हैं जिनके नताइज स्कूलों में होने वाले टेस्टों के मुशाबे होते हैं और लागत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। रस्सीपुशनस्ट लड़की ने लोजीनग के स्कूल यूनिफॉर्म पर एक नज़र डाली, सर हिलाया और फिर कहा, ठीक है बरा करम, थोड़ा इंतज़ार करे। इसकी बसीरत के मुताबिक वो यकीनी तौर पर देख सकती थी कि लोजीनग उन आम खानदानों के बच्चों में से एक था, लिहाजा इस पर अपना वक्त ज़ाय करने का कोई फ़ायदा नहीं था। हाल के नीचे जाएं और रूम 8 में जाएं। टेस्ट के लिए आलात अंदर मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्हें कैसे चलाना है या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? रस्सीपुशनस्ट लड़की का रवैया काफ़ी अच्छा था और उसने लोजीनग को हिकारत से नहीं देखा। लोशीन ने कहा कि वो कर सकता है, फिर रस्सीपुशनस्ट लड़की की तरफ से दी गई रेंटल कार्ड लेकर उसकी हिदायत के मुताबिक मखसूस टेस्टिंग रूम की तरफ चल दिया। बिल ची वैल्यू के टेस्ट के लिए आला कुछ प्रिंटर जैसा था, जिसके नीचे एक छोटा सा निशान था और उसके पास एक डिस्पोजेबल जरासीम से पाक नमूना लेने वाली सुई रखी हुई थी। लोजीनग ने नमूना लेने वाली सुई खोली, अपनी बाईं दरमियानी उंगली के सिरे से थोड़ा सा खून लिया और फिर इसे आले के निशान पर रख दिया। खून पर एक हल्की सी नीली रोशनी नमूदार हुई, फिर आले से एक नरम बीप की आवाज़ आई और आले की स्क्रीन पर एक वैल्यू जाहिर हो गई। 0.963 बिल ची वैल्यू आखिरी 3 अशारिया अदा तक दुरुस्त था। जब लोशीन ने यह वैल्यू देखी तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन इसने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर ली। हालांकि इसे पहले ही अंदाज़ा था, लेकिन बिल ची वैल्यू वाकई बढ़ गया था और ये इजाफा छोटा नहीं था, ये तकरीबन 0.18 करीब 0.2 तक बढ़ गया था। मज़ीद ये कि यह सिर्फ इसके ख्वाब में 3 ज़ुम्बीज़ को मारने का नतीजा था। यह साबित होता है कि जो कुछ भी मैंने ख्वाब में हासिल किया वो वाकई हकीकत में ला सकता हूँ। ये अब सिर्फ मोनस्टर्स मार कर लेवल अप करने वाला खेल नहीं रहा, बल्कि यह हकीकी तरबियत है। लोजीनग ने अपने जोश को काबू किया। कोई भी आम नहीं रहना चाहता, ख़ास तौर पर वो जो पहले ही एक आम जिंदगी गुजार चुका था। अब जबकि इसे उम्मीद की एक किरण नजर आई जो इसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में चमका सकती थी, वो कैसे पुरजोश और खुश ना होता। अब कॉम्बैट पावर इंडेक्स चेक करते हैं। कॉम्बैट पावर टेस्ट करने वाला आला काफ़ी बड़ा था, तकरीबन एक इंसान के कद जितना। आले के दरमियान में एक पिट ग्रोव था। टेस्ट के लिए सिर्फ ग्रोव पर जोर से मुक्का मारना था। यूनिफॉर्म ज़ुम्बी की यादें मुक्के मारने की तकनीकों पर मुश्तमिल है। आओ आजमा कर देखते हैं।
लोजीनक को यकीन नहीं था कि जो 2 जंपसूट ज़ुम्बीज़ इसने मारे थे वो जिंदा हालत में कितने ताकतवर थे। लेकिन वो यकीनी तौर पर मौजूदा लोजीनक से ज़्यादा मजबूत थे। और उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत और लड़ाइयों से हासिल करदा महारतें और तजर्बा मौजूदा लोजीनक के लिए एक बहुत बड़ा खजाना थे। लोजीनक ने गहरी सांस ली और उसके दाएं बाजू के पट्टों ने याददाश्त में मौजूद तकनीक के रास्ते पर अमल किया। इसने फोर्स मेजरिंग डिवाइस पर एक जोरदार मुक्का मारा। बोविम फोर्स मेजरिंग डिवाइस पर एक नंबर नमूदार हुआ 113। कॉम्बैट पावर इंडेक्स 113 तक पहुंच चुका था। ये इसके 0.96 बिल ची वैल्यू के मियारी कॉम्बैट पावर इंडेक्स से भी ज्यादा था। ये शायद महारत का बोनस है। फिर लोजीनक ने अपने बाईं बाजू से भी मुक्का मार कर देखा। वैल्यू दाएं बाजू से थोड़ी कम थी लेकिन फिर भी 100 से ऊपर थी। कई टेस्ट्स के बाद लोजीनक ने इत्मीनान से अपने मुक्के रोक लिए। पिछले साल बहा शहर में अंडर ग्रेजुएट मार्शल आर्ट्स स्कोर लाइन के लिए बिल ची वैल्यू 1.05 और कॉम्बैट पावर इंडेक्स 105 था। दूसरे अल्फाज में अब मैं तकरीबन अंडर ग्रेजुएट लाइन के मेयार तक पहुंच चुका हूं। अगरचे मैं अब ख्वाब में ना भी जा सकूं तब भी कॉलेज एंट्रेंस इम्तिहान के बाद किसी भी नंबर 2 मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता हूं, सिर्फ 200 दिनों में। लेकिन लोजीनक का हदफ यही नहीं रुका। एक ऑफिशियल लेवल एक मार्शल आर्टिस्ट का मियारी बिल ची वैल्यू 1.5 और कॉम्बैट पावर इंडेक्स 150 होता है। लोजीनक का मकसद है कि वो कॉलेज एंट्रेंस इम्तिहान से पहले ग्लोबल मार्शल यूनियन की तरफ से तस्लीम शुदा लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट बन जाए। ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट्स को मिलने वाले फ़वाइद बहुत अच्छे हैं, हर माह कई हज़ार यूएन सब्सिडी चाहे अब कुछ भी ना करे। लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट होना बहुत सी आला तनख्वाह वाली नौकरियों की शर्त है। अगर मैं कॉलेज एंट्रेंस से पहले लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट का मेयार पूरा कर लूँ तो शायद मैं किसी बड़ी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता हूँ। और कुछ साल पढ़ाई के बाद चाहे मार्शल आर्ट्स स्कूल में पढ़ाना हो या ऑफिसर बनना, सबके लिए रोशन मुस्तकबिल होगा। इस लम्हे लोजीनक ने महसूस किया कि इसका रास्ता कितना रोशन हो गया है। और ये सब सिर्फ एक ख्वाब की वजह से हुआ था जो इसने कुछ घंटे पहले देखा था। टेस्ट के बाद लोजीनक ने 100 यूएन फीस अदा की और फिर जल्दी से घर वापस चला गया। वो दोबारा ख्वाब की दुनिया में जाने और इसे दरियाफ्त करने के लिए बेचैन था। मैं सो ही नहीं सकता। लोजीनक अपने बिस्तर से उठ बैठा, थोड़ा सा घबराया हुआ। इसने परेशान कुन तासुर के साथ अपना सर खुजाते हुए कहा। शायद रात के खाने में ज्यादा खाने और बिल ची वैल्यू बढ़ने की वजह से लोजीनक की ज़हनी हालत हैरत अंगेज तौर पर अच्छी थी। इसका दिमाग साफ था और इसे ज़रा भी नींद नहीं आ रही थी। सिर्फ 7 बजे हैं। सोने के लिए बहुत जल्दी है। छोड़ो, पहले कुछ वर्जिश करता हूँ। जब मेरा जिस्म थक जाएगा तो खुद ब खुद नींद आ जाएगी। लोजीनक ने वक्त देखा और आखिर में बिस्तर से पहले कुछ वर्जिश करने का फैसला किया। वर्जिश फितरी तौर पर 24 फॉर्म्स ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट थी, जिसे वो 13वीं सीट रेडियो एक्सरसाइज कहता था। इतना अच्छा हुआ कि मेरा बिल ची वैल्यू बहुत बढ़ गया है और इसे मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। साइंसी तहकीक के मुताबिक इंसानी जिस्म का बिल ची वैल्यू मुस्तकिल नहीं होता। इसका एक उरूज और एक पस्ती का नुक्ता होता है। जब आप ज़ोरदार वर्जिश करते हैं या गोलियां लेते हैं तो बिल ची वैल्यू आर्जी तौर पर बढ़ जाता है, और जब आप आराम कर रहे होते हैं या बीमार या ज़ख्मी होते हैं तो बिल ची वैल्यू कम हो जाता है। लिहाजा मार्शल आर्टिस्ट्स आमतौर पर गोलियां खाने के बाद कुछ शदीद वर्जिशें करते हैं ताकि बिल ची वैल्यू में मुस्तकिल इजाफा हो सके। यह आम इल्म समझा जाता था। लोजीनक का बिल ची वैल्यू आज 0.18 तक बढ़ गया था, इसलिए मुनासिब वर्जिश ज़रूरी थी। पहली फॉर्म। लोजीनक ने योगा मैट पर 24 फॉर्म्स ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट की मशक शुरू की, जो इसने पहले भी कई बार की थी। रात गए प्रैक्टिस करना। मुसन्निफ के मुताबिक शाम के 7 बजे रात गए होते हैं, लेकिन फिर भी सोने के लिए बहुत जल्दी है। लेकिन मशक शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही लोजीनक ने महसूस किया कुछ गलत है। रुको, मैं ऐसे कैसे हरकत कर सकता हूँ? लोजीनक ने अपनी हरकत अचानक रोक दी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी तासुर था। वो इब्तिदाई स्कूल से ही मार्शल यूनियन की जारी करदा 24 फॉर्म्स ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक की 13 वर्जन की मशक कर रहा था। 7 साल से ज्यादा की मशक के बाद ये तकरीबन इसकी आदत बन चुकी थी और वो आंखें बंद करके भी ये हरकत कर सकता था। अगरचे ये मेयार पर नहीं थी, लेकिन कम अज़ कम गलत तो नहीं थी। लेकिन अभी इसने वाज़े तौर पर महसूस किया कि वो लाशूरी तौर पर एक मुख्तलिफ सीट की हरकत कर रहा था, और ये सीट इसने कभी नहीं सीखी थी। समझ गया। लोजीनक ने जल्दी से समझ लिया कि मसला क्या था। इसने 2 यूनिफॉर्म ज़ुम्बीज़ से मार्शल आर्ट्स की यादें जज्ब की थीं, और उनकी जंगजू महारतों और तजर्बे के साथ साथ इसने उनकी मशक की यादें भी विरासत में ली थीं। और जो कुछ इसने अभी किया वो बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक थी जो उन 2 यूनिफॉर्म ज़ुम्बीज़ ने अपनी ज़िंदगी में बार बार की थी। उन यूनिफॉर्म ज़ुम्बीज़ की बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक, जो उनकी मौत से पहले थी, मेरी मौजूदा मशक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तजस्सुस के साथ लोजीनक ने फैसला किया कि वो उन 2 यूनिफॉर्म ज़ुम्बीज़ की यादें से मिलने वाली बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक की मशक करेगा। यह हरकत मेरी मौजूदा बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक से काफ़ी बड़ी है, 200 से ज़्यादा फॉर्म्स के साथ।
कुछ हरकत मुश्किल लगती हैं, लेकिन उन दो ज़ुम्बीज़ से मिलने वाली यादें ऐसी हैं जैसे मैंने खुद इसे कई बार मश्क की हो, इसलिए करना आसान है। जहाँ तक असरात का ताल्लुक है, हंस जैसे ही लोजीनग ने एक हरकत की, इसके जिस्म के एक खास हिस्से में बिजली जैसा झटका महसूस हुआ। ये एहसास इंतहाई खुशगवार था, जैसे इसके जिस्म में गर्मी की लहर दौड़ गई हो। ये इतना अच्छा था कि इसने करीब करीब आह भर दी। ये ये एहसास सिर्फ एक बार पहले आया था, जब मैंने पहली बार 24 फॉर्म्स ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट की कोशिश की थी। ये दूसरी बार है जब मैंने ये महसूस किया है, इतने सालों बाद। ये ऐसा था जैसे लोजीनग ने एक बिल्कुल नया दुनिया दरियाफ्त कर लिया हो। अचानक इसने बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक की मश्क पर तवज्जो मरकूज कर दी। इस लम्हे अगर कमरे में दूसरा शख्स मौजूद होता तो वो लोजीनग के जिस्म को मुसलसल अजीब व गरीब हरकत करते हुए देखता। ये हरकत एक दूसरे से गैर मुतवक्के और हैरत अंगेज तौर पर हम आहंग थीं। और पूरे अमल के दौरान लोजीनग का जिस्म हल्का सा कांप रहा था, इसके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ रहा था, इसके जिस्म की सतह से सफ़ेद भाप निकल रही थी और पसीना बह रहा था, तकरीबन योगा मैट को गीला कर दिया। वो आखिरकार लोजीनग ने आखिरी हरकत मुकम्मल की। इसका सारा जिस्म योगा मैट पर गिर गया, जैसे टूट कर बखर गया हो। लेकिन इसे ऐसा लगा जैसे इसने कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। इसके पूरे जिस्म को अंदर से बाहर तक गहरा मसाज मिला था, जैसे वो वाकई अपने जिस्म के तमाम पट्टों के खलियों को खुशी से गाते हुए सुन सकता हो। गररर एक शदीद भूख का एहसास लोजीनग के दिमाग से गुजरा। क्या मैंने कुछ घंटे पहले रात का खाना नहीं खाया था? PR/N कौन 6 बजे शाम को रात का खाना खाता है? लोजीनग को हैरत अंगेज महसूस हो रहा था। खाली पेट इसे मुसलसल याद दिला रहा था कि इसके जिस्म को अब फौरी तौर पर तवानाई की ज़रूरत है, बहुत सी तवानाई। और सिर्फ एक चीज़ ही इसकी वजह हो सकती थी। लोजीनग का बिल्ची वैल्यू एक बार फिर बढ़ गया था, नाकाबिल यकीन। लोजीनग का चेहरा हैरत से भरा हुआ था। इसने सिर्फ एक बार बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक की मश्क की थी, लेकिन फिर भी इसका बिल्ची वैल्यू एक बार फिर बढ़ गया था। अगर उसकी बात बाहर फैल जाती तो शायद इसे फौरन एक मार्शल आर्ट्स जीएस समझा जाता। वो यकीनी तौर पर जीएस नहीं था, लोजीनग को इस बात का पूरा इदराक था। ये सब सिर्फ इस बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक का असर था जो इसने अभी मश्क की थी। एक सेशन का नतीजा मेरे 1 साल बल्कि सालों की मश्क से बेहतर है। असर 24 सीट बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक से 10 सैकड़ों गुना ज़्यादा है। नहीं, ये सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक नहीं है, सांस लेने का तरीका भी है। मैंने लाशऊरी तौर पर एक हैरत अंगेज ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल की थी जबकि बॉडी रिफाइनमेंट की मश्क कर रहा था, और उन दोनों के इम्तिजाज ने ऐसा खौफनाक असर दिया। लोजीनग को फौरन यूनिफॉर्म ज़ुम्बी की यादों में देखी गई कुछ तस्वीर याद आईं। सांस लेने की तकनीकें, बॉडी रिफाइनमेंट तकनीकें, ये 2 चीज़ें जो तुम्हें सिखाई गई हैं, उन्हें खाते वक्त, सोते वक्त, यहाँ तक कि टॉयलेट जाते वक्त भी मश्क करो। हैरत अंगेज ब्रीदिंग टेक्निक, हैरत अंगेज बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक। लोजीनग को यूनिफॉर्म ज़ुम्बीज़ की ब्रीदिंग टेक्निक और बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक के नामों का बिल्कुल इल्म नहीं था, लेकिन वो यकीन रखता था कि ये 2 तरीक़े मौजूदा 13 सीट बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक से कहीं ज़्यादा आला थे, जिसके बारे में दावा किया जाता था कि ये वर्ल्ड मार्शल अलायंस के मास्टर्स ने मुश्तरका तौर पर बनाई थी। ये बहुत ज़्यादा आला थी, तो ये है ख्वाब की दुनिया का असल खजाना। लोजीनग ने अपनी मुट्ठी थोड़ी सी मजबूती से बंद की, इसकी निगाहें चमक उठ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह था कि ख्वाब में मिलने वाली कोई भी तरबियती तकनीक महारत चाहे जितनी भी पेचीदा हो, वो इसे बगैर किसी रुकावट के इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि इसे प्रैक्टिशनर की ज़िंदगी की यादें भी मिल चुकी थीं। यह बराह रास्त लोजीनग का बहुत सारा वक्त और तवानाई बचा रहा था, आसमान तक का एक मुकम्मल शॉर्टकट। थोड़े आराम के बाद लोजीनग कमरे से बाहर निकला, तवानाई बहाल करने वाले खाने की तलाश में। खुशकिस्मती से फ्रिज में अब भी बहुत सारी रोटी, फल और दीगर खाने मौजूद थे। लोजीनग ने बहुत खाया, लेकिन इसका पेट बमुश्किल ही भरा। फिर वो अपने कमरे में वापस आया और इस पुरअसरार 268 हरकत वाली बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक की मश्क शुरू की। लोजीनग ने यह सीट 4 बार लगातार किया और अपनी तरक्की को वाज़े तौर पर महसूस करने की खुशी ने इसे तकरीबन इसका आदी बना दिया। मश्क के इख्तिताम पर लोजीनग का जिस्म इतना थक चुका था कि इसके लिए अपनी छूटी उंगली हिलाना भी मुश्किल था। इसे यहाँ तक कि एक वहम हुआ कि इसका जिस्म एक स्पंज की तरह था, जिसे कई बार निचोड़ा जा चुका हो, मुकम्मल तौर पर खुश्क होकर योगा मैट पर पड़ा हुआ। ड्रेसिंग रूम के अंदर लोजीनग और लुकिंग अमली जंग की क्लास के लिए मतलूबा मार्शल आर्ट्स गेयर पहन रहे थे। लोजीनग, जिसने शर्ट और पैंट उतार दिए थे, ने एक मजबूत वाज़े लकीरों वाला जिस्म दिखाया जैसे चीते का हो। वो थोड़ा सा दुबला हो गया था, यह ग़िज़ाइयत की कमी के दौरान उसके बिल्ची वैल्यू के तेज़ी से बढ़ने की वजह से था। मुझे अपने बाल तटवीनी की ज़रूरत है। लोजीनग ने आईने में अपना वाकिफ़ मगर अजनबी चेहरा देखा। इसकी पुतली खूबसूरत आंखें गहरी और सियाह थीं, जो कभी कभी छुरी जैसी तेज़ी का इजहार करती थीं। अब यहाँ तक कि अगर वो खामोशी से खड़ा होता तो भी लोगों को एक इसमें सा झटका महसूस होता, जैसे आम लोग जंगल में शेरों और चीतों जैसे जानवरों से सामना करते हैं। यह बिल्ची वैल्यू और लड़ाई की सलाहियत में इजाफे का नतीजा था। बिल्ची वैल्यू
में इजाफे और ख्वाब में बड़ी मिकदार में यादें जज्ब करने का नतीजा। लो जीनग ने खुद को गौर से देखा। मैं थोड़ा सा लंबा भी हो गया हूँ। इसने मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म बदली और अपनी आस्तीनों और पाइंटों को देखा जो अब थोड़ी छोटी लग रही थी। पहले इसकी ऊंचाई 175 सेंटीमीटर थी, लेकिन तरबियत के दौरान ये बढ़कर 180 सेंटीमीटर तक हो गई। जो यूनिफॉर्म पहले फुट होती थी अब छोटी लग रही थी। कपड़े बदलने के बाद लो जीनग और लुकिंग मिलकर मार्शल आर्ट्स हाल में दाखिल हुए। हाल बहुत बड़ा था जिसमें मुताद्दिद टिड फील्ड्स थे। हर फील्ड एक अमली जंग की क्लास के लिए मखसूस था। जाहिर है इस वक्त सिर्फ उन्हीं की क्लास नहीं थी। लो जीनग और लुकिंग ने अपनी क्लास का मकाम ढूंढा और जल्दी से वहां पहुंच गए। सब तलबा फील्ड के किनारे पर गोल दायरे में बैठे थे और दरमियाने एक दरमियानी उम्र के मजबूत जिस्म वाले उस्ताद खड़े थे, जिनकी ढीली मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म भी उनके पठों से भरी हुई नजर आ रही थी। ये एक अमली जंग की क्लास है। उम्मीद है कि तुमने पहले सिखाई गई बुनियादी जंग की तकनीकों को मुस्तहकम कर लिया होगा। अमली जंग के उस्ताद का नाम जोंग जिंगकीव था, एक ऑफिशियल लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट जो कहते थे कि उन्होंने कभी गैर मुल्की जंगली जानवर के साथ बराह रास्त जंग लड़ी थी। जोंग जिंगकीव के दाएं बाजू पर मौजूद बड़ा निशान इसका बेहतरीन सबूत था, जिस पर वो अक्सर फ़ख्र से बात करते थे। इसके बाद जोंग जिंगकीव ने तलबा को मुख्तलिफ जंग की तकनीकों का इस्तेमाल समझाना शुरू किया और एक लड़के को अपना एस्पिरेंट पार्टनर बनाने के लिए बुलाया। लो जीनग के ख्याल में जोंग जिंगकीव की सिखाई गई तकनीक सादा और कुछ खुरदरी थी, जो इसने ख्वाब में सीखी थी वो कहीं ज्यादा शानदार थी। हर बार यांग यीफी को ही क्यों बुलाते हैं? आम तलबा को मौका क्यों नहीं देते? लो जीनग के पास बैठे लुकिंग ने बुड़बुड़ाया। तब लो जीनग की नज़र इस लड़के पर पड़ी जिसे जोंग जिंगकीव ने मश्क के लिए बुलाया था। लड़के का नाम यीफी था, अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, मार्शल आर्ट्स में क्लास में टॉप पर था और खूबसूरत सूरत के साथ स्कूल में मकबूल भी था। सफ़ेद मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म में वो जोंग जिंगकीव के साथ पुरसुकून तरीके से मश्क कर रहा था, जिस पर नीचे बैठी लड़कियों की तवज्जो मरकूज थी। मौका मिले भी तो तुम बलाक नहीं कर पाओगे। जोंग सर की मुक्के यहाँ तक के कमज़ोर वाली भी कोई भी नहीं रोक सकता। लो जीनग ने बेरुखी से जवाब दिया। लोकिंग का चेहरा सुर्ख हो गया और वो बुड़बुड़ाया, ज़ीफ़ी का घराना अमीर है, इसे हर तरह के टॉनिक और सप्लीमेंट्स मिलते हैं। मैंने सुना है कि इसका तकरीबन 1.2 तक पहुंच चुका है। लोकिंग का लहजा हसद से भरा हुआ था। इसे यकीन था कि अगर इसे भी यीफी जैसे वसाइल मिलते तो वो भी बेहतर कर सकता। यीफी लो जीनग ने मजीद बात नहीं की, बल्कि खामोशी से जोंग जिंगकीव की मुजाहराकारी देखता रहा। ज़ाहिरी तौर पर तो वो गौर से सुन रहा था, लेकिन दर हकीकत वो अपनी स्कॉलरशिप के बारे में सोच रहा था कि इसे उस्ताद से कैसे बात करनी चाहिए। ठीक है, मुजाहरा ख़त्म हुआ। अब मैं 2 तलबा को बुलाऊंगा जो आपस में मुकाबला करेंगे और मैं अलग से रहनुमाई करूंगा। जोंग जिंगकीव ने दरियल ख़त्म की और यीफी से कहा, ज़ीफ़ी तुम नीचे मत जाना। किसी और को ढूंढो जो तुम्हारे साथ मश्क करे। जी सर, यीफी ने बेफिक्री से जवाब दिया। वो पहले ही से ऐसे ख़ास सलूक का आदी था। क्या कोई तालिब इल्म है जो यीफी के साथ मश्क करने के लिए तैयार हो? जोंग जिंगकीव ने बुलंद आवाज़ में पूछा। लेकिन जहां भी इसकी नज़र पड़ी तलबा नज़र बचाने लगे, कोई भी आगे नहीं आया। कोई नहीं। जोंग जिंगकीव का चेहरा थोड़ा सा मुतासिर हुआ। हर बार अमली मश्क की बात आती तो ये तलबा शुतुरमुर्ग की तरह सर छुपा लेते थे। लोग खुफिया तौर पर कहते थे कि वो क्लास के टॉप तलबा की तरफ माइल है, लेकिन हकीकत ये थी कि मौका आने पर सिर्फ यीफी जैसे ही तलबा आगे आते थे। जोंग जिंगकीव मायूसी से हर तालिब इल्म को देखता रहा, लेकिन अचानक इसकी नज़र एक पुरसुकून गहरी आंखों वाले लड़के से टकराई, जो बाकियों की तरह नज़रें नहीं चरा रहा था। अच्छा, वो तालिब इल्म तुम आओ और यीफी के साथ मश्क करो। जोंग जिंगकीव ने इस नुमायां तालिब इल्म की तरफ इशारा किया। लो जीनग, उस्ताद की आवाज़ पर लो जीनग की सोच टूटी। इसे एहसास हुआ कि जोंग जिंगकीव ने इसे यीफी के साथ मश्क के लिए बुलाया था।